Good morning, friends. So today we on the channel of the IQ2 we had started a new series in which I would be discussing the questions of the GS and English of the UPSC CDS examinations. As I've already made a short video about how to attempt the English paper, now I would be starting with the GS questions as many of you had requested about it. So we'll go with the first question, that is 109. It's a geography question. The question asks, which one of the following is the other term used for focus in relation with an earthquake? So इस वीडियो को हम बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में रखेंगे. See the options that are given. Hypocenter, we don't know what hypocenter is. Epicenter is there, isocenter is there, and the principal point is there. See, what you have to do is that आप ऑप्शंस पे जाइए और जो आपको पता है आप उसके आधार पे नॉलेज यूज़ कीजिए. जैसे आपको पता है कि एपिसेंटर क्या होता है. एपिसेंटर एक ऐसा प्लेस होता है जो कि अर्थक्वेक से डायरेक्ट परपेंडिकुलर ऊपर होता है. द पॉइंट अबव द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स. ओके, एंड व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज आर फोकस. सो फोकस तो वो जगह होती है जहाँ से अर्थक्वेक एमिनेट होता है. ये फोकस है तो ये एपिसेंटर होता है, इसके ऊपर होता है. मीन्स एपिसेंटर तो नहीं होगा फॉर श्योर. हमें ये पता है कि एपिसेंटर नहीं हो सकता है क्योंकि फोकस वो जगह होती है जहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है. ओके, वी हैव नंबर ऑफ टाइम्स सीन इन द लेंस, और जो हम मिरर वाला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये फोकस होता है जहाँ पे बहुत सारी रेस आती है तो ऐसे मिलती है. तो ये फोकस, या अगर ये फोकस से यहाँ से निकलती है किसी लेंस के ऊपर तो फिर वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती है. तो फोकस वो जगह होती है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. तो हमारा ये हुआ कि एपिसेंटर तो नहीं होगा इसमें. आप ऑप्शंस पे आइए. दूसरा है प्रिंसिपल पॉइंट. हमें इसके बारे में नहीं पता प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, हमने कभी नहीं पढ़ा है. एंड द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी एग्जाम इज़ दैट वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको सब कुछ पता हो इसमें. अगर आपने प्रिंसिपल पॉइंट नहीं सुना हुआ है, वैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है लेंस में होता है कि प्रिंसिपल एक्सेस होता है. ये वाला जो मेन जो एक्सेस होता है ये प्रिंसिपल एक्सेस होता है. तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ये टर्म अर्थक्वेक के रिलेटेड नहीं सुना हुआ कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है. ओके, आप छोड़ दीजिए इसको. अगला आपका एक, तो आपने इसको इस पे भी नहीं जाना चाहिए हमें इसके हिसाब से. तो हमारे पास ऑप्शंस बच गए हाइपोसेंटर और आइसोसेंटर. मतलब व्हाट आई वांट टू से इज दैट वी विल नॉट गो विद द ऑप्शन बी एंड डी एटलीस्ट, बिकॉज एपिसेंटर तो वो जगह होती है जो उसके अबव होता है और प्रिंसिपल पॉइंट के बारे में हमने नहीं सुना हुआ है. तो हम उससे नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए यूपीएससी का एक बेसिक रूल है कि यूपीएससी आपको, एक ग्रेजुएट से यूपीएससी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप बहुत सारा जाने उसके बारे में. प्रिंसिपल पॉइंट अर्थक्वेक का कौन सा पॉइंट होता है, होता हुआ कोई पॉइंट हमें नहीं पता है. तो हमें एक्सपेक्टेशंस ये भी नहीं रखनी कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में. दूसरा हो सकता है, दूसरा ट्रिक इसमें ये लगा सकते हैं आप, वर्ड की मीनिंग के हिसाब से जा सकते हैं. इफ़ यू सी द टर्म एपी सेंटर, आपको मान लीजिए एपी सेंटर के बारे में भी नहीं पता कि एपी सेंटर क्या होता है. एपी सेंटर देखिए, एपी मीन्स अबव. अबव अब क्यों हुआ आप ये अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि मुझे ये आंसर पता है तो मैंने फिर ये ट्रिक्स लगा ली होंगी. आपने एपिडर्मिस तो सुना होगा, जो ऊपर की लेयर होती है, जो हमारे स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है. एपी मतलब अबव, मतलब स्किन के ऊपर वाली लेयर. तो अगर ये फोकस है तो एपिसेंटर उसके अबव होना चाहिए. कुछ भी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट होगा एपिसेंटर उसके अबव होगा, वो तो नहीं होने वाला है. तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया. उसके बाद ऑप्शन आई आइसो. आइसो आपने अगर पढ़ा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो टर्म्स होती है आइसो हेलाइन होती है. उसके बाद होती है आइसो लाइन्स होती है. आइसो लाइन्स वो लाइन्स होती है जो सेम, जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ रेन होती है उसको टच करती है, एक लाइन बनाती है. आइसो लाइन्स होता है, आइसो लाइन्स होता है एक मैप पे दो पॉइंट हो इनको कनेक्ट करने वाला. आइसो मीन्स सेम होता है. आपने आइसो बार के बारे में तो सुना होगा, आपने आइसोटोप के बारे में तो सुना होगा. हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं. आइसोबार इज कनेक्टिंग टू पॉइंट्स विद द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब ये सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कनेक्ट कर रहा है. मीन्स कुछ तो सेम है कि दो पॉइंट्स है उसको कनेक्ट कर रहा है. आइसोटोप्स द एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर्स. अगेन सेम आया इसमें, मतलब कुछ तो सेम हो रहा है उसके बाद वो कुछ कनेक्ट कर. तो आइसोसेंटर भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं. तो इसके वजह से ये नहीं होगा क्योंकि फोकस एक पॉइंट है और ये आइसोसेंटर मीन्स कुछ ना कोई तो कोई कॉन्सेप्ट होगा. और देखिए एक आप और इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर यूपीएससी आपको 3 ऑप्शन सेंटर पे दे रहा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इन तीनों में ही आए. आपके पास नॉलेज है कि प्रिंसिपल पॉइंट होगा नहीं होगा तो आप इसको तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं. ये होने के चांसेस बहुत कम है प्रिंसिपल पॉइंट, क्योंकि आपको ये अगर
उसके पास एग्जामिनर के पास अगर एपी सेंटर ऑप्शन में होगा तो वो चाहेगा वर्ड प्ले करे, वो डायरेक्टली देना नहीं चाहेगा प्रिंसिपल पॉइंट, ये प्रिंसिपल पॉइंट आपने मारा और आप आगे बढ़ गए, इतना ईजी वो आपके लिए नहीं बनाएगा। इसलिए उसने 3 सेंटर 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 पे दिया हुआ है। वो चाहता है कि आप यहाँ पे दिमाग लगाएं और कंफ्यूज हो। तो प्रिंसिपल पॉइंट के साथ इस हिसाब से मैं नहीं जाना चाहूँगा। आइसो सेंटर हमने देख लिया, वो सेम होता है, फोकस एक पॉइंट है, हमें कोई सेम लाइन से कुछ ऐसा कनेक्ट करता है वो नहीं नहीं नज़र आ रहा है। एपिक मतलब मैंने बोला अवव, एपिडर्मिस अवव, तो मैं इसके साथ तो हमारा बच्चा एपी हाइपोसेंटर। व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एग्जाम में, और अगर आप बेसिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं जो आपने पढ़ा हुआ हो कहीं ना कहीं, आइसो हलाइन, आइसो लाइन्स, आइसो बार, आइसोटोप्स, ये तो पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। और साइंस है ये, ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर एक एक जगह आइसो सेंटर का मतलब आइसो का मतलब सेम होगा सेंटर में, तो आइसो बार में कुछ अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ भी आइसो सेम है, आइसो टोप्स में भी सेम है, आइसो लाइन्स में भी सेम है, आइसो लाइन्स में भी सेम है, इसका मतलब तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं हो सकता है। 110 पे आइए तो 110 आपका ये स्टैटिक है, इसमें आपका कोई ट्रिक नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक, तो इसमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो हर क्वेश्चन हम ट्रिक के हिसाब से नहीं जा सकते हैं। नाउ कम विद द ऑप्शन 111। हमें इसमें क्लाउड फॉर्म्स दिया हुआ है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, तो हमें पता करना है कि इसमें कौन से किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं अस्यूम करता हूँ आपको नहीं पता इसके बारे में, आपने कुछ पढ़ा हुआ है कभी ना कभी, कुछ तो कुछ पढ़ा होगा आपने, बट नहीं पता आपको साइरस क्या होता है, क्यूमुलस क्या होता है, निम्बो स्टेटस क्या होता है। मैं इतना अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको स्टेटस के बारे में एटलीस्ट पता होगा कि स्टेटस में लेयर होता है, स्टेटस मीन्स स्टेटा एंड स्टेटा मीन्स लेयर। ये बेसिक है जो हमारी ज्योग्राफी में दिया हुआ, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप ऑप्शंस पे आइए। स्टॉर्म क्लाउड्स, ओके, किसी का भी हो सकता है। हाई फॉग, लो सीलिंग, हाई फॉग, लो सीलिंग। फेयर वेदर क्लाउड्स एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल्स। स्ट्रेटस में क्या है हमारा, जो लेयर फॉर्मेशन होती है वो हमने अक्सर देखा है फॉग में फॉर्मेशन होती है। इसने कितना एक्सप्लेन करके दिया हुआ आपको। अगर आप मान लीजिए जो हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और जो फॉग हमारी होती है ठंडी में, जो फॉग होती है वो एक टाइप की लो क्लाउड्स है और वो लेयर्स में होती है। अब इतना तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हम अपने एटमॉस्फेयर से। अब कि जो लो क्लाउड्स होती है वो जो फॉग्स होती है वो लो क्लाउड्स होती है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है हाई फॉग लो सीलिंग, हाई फॉग लो सीलिंग, तो इसका ये ऑप्शन जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा आपको वो करना है, मतलब कि अज्यूम करना है, कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लेयर का पता होगा कि स्टेटा मीन्स लेयर होता है। उसके बाद आप आइए, मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता है कि स्टेटा, बस इतना पता है कि स्टेटा मीन्स लेयर होता है, बट आप अज्यूम नहीं कर पा रहे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। आप ऑप्शन पे आइए, एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल्स। अगर कोई आइस पार्टिकल्स का कोई क्लाउड होगा तो मैं ये अज्यूम नहीं करूँगा कि वो स्टेटा में होगा, क्योंकि आइस पार्टिकल्स वाला स्टेटा में होना थोड़ा सा मुश्किल है। जो फेयर वेदर क्लाउड्स होती है उसमें भी लाइंस स्टेटा होना मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई क्लाउड्स होगा तभी तो कुछ स्टेटा होगा, उसमें लाइन होगा, बट ये फेयर वेदर इसमें नहीं हो सकता है। स्टॉर्म क्लाउड्स में भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टेटा नहीं होगा, तो बचा हमारा हाई फॉग लो सेलिंग, जिसमें ये हो सकता है, क्योंकि इन तीनों में नहीं है तो दो में हो सकता है। तो डी इन दोनों में। अगर अब हमें तुक्का भी मारना है तो हम एटलीस्ट ए और बी में तो नहीं मारेंगे, इतना फॉर श्योर है, क्योंकि हमने सी और डी ही हमारे पास है। अब देखिए ए का 4 दिया हुआ है, साइरस का एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल्स, तो ये हमारा गया। अब हमारे पास ऑप्शन 2 है क्यूमुलस और निम्बोस्टेटस। मान लीजिए जब साइंटिस्ट ने नाम रखा होगा स्टेटस और निम्बो स्टेटस का, उसने इतना तो एज्यूम किया होगा कि जो स्टेटस होगा और जो निम्बो स्टेटस होगा कुछ तो मिलता जुलता होगा उससे, बट तो वो बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं डालेगा कि अगर एक में हाई फॉग लो सेलिंग क्लाउड है तो दूसरा एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल्स, कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ कुछ तो इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि हमने एक ये डिड्यूस कर लिया। और मान लीजिए आपको निम्बो का मतलब नहीं पता है, जो फॉग्स होती हैं उसके वजह से ड्रॉप पार्टिकल्स होते हैं, तो रेन होती है उसकी वजह से। तो लैटिन में जो निम्बो का मतलब होता है वो रेन होता है, मीन्स ये मेनली जो होती है जो रेनी क्लाउड्स होती है। तो जो निम्बो स्टेटस है ये हैज़ स्टॉर्मी क्लाउड्स। बट अब ऑप्शंस देखिए, जो सी है, सी किस में आ रहा है, सी का इधर 1 है या 3 है, या तो स्टॉर्मी क्लाउड्स है या तो फेयर वेदर क्लाउड्स है। हम स्टेटस को अगर अज्यूम करके ये चल रहे हैं कि वो हाई फॉग लो सीलिंग क्लाउड्स होगा, तो जो निम्बो होगा वो एंटायरली फेयर वेदर क्लाउड्स तो नहीं हो सकता, इतना तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ। आप मान लीजिए आप खुद साइंटिस्ट है, आपने नाम रखा कि स्टेटस क्लाउड्स होते हैं वो हाई फॉग लो सीलिंग क्लाउड्स होती है।
आप नींबू अगर उसके साथ जोड़ रहे हैं तो आप कुछ तो उसकी क्वालिटी को जोड़िएगा ना, कुछ तो। ऐसा तो नहीं कि आप उसको फेयर वेदर ही बोल दीजिएगा या एंटायरली ऑफ आइस, बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है ना ये। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको पर्सपेक्टिव सोचने का, अगर आपको नहीं पता हो इसके बारे में, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो निम्बो इज अबाउट रेन, और जो फॉग होती है उसके पीछे ड्रॉप पार्टिकल्स होते हैं तो रेन होता है। तो ये स्टॉर्म क्लाउड्स इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर हमने तीन को अगर एलिमिनेट कर दिया कि तीन फेयर वेदर नहीं हो सकता है, तो तीन गया तो हमारे पास ये बचा, तो सी हमारा ऑप्शन है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स। मार्स है, नेपच्यून है, जुपिटर है, सैटर्न है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो आप इसमें मार सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी रहता है और ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन भी है। मान लीजिए आपको नहीं पता इसके बारे में, आप किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो अर्थ के, जो सन के जो पास होता है उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और जो बाद में होता है उसको जोवियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे मास बड़ा होता है तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता है, और अगर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा तो आप ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। That the planets that are farther from the sun, they are able to attract more dust particles, and hence they have the more number of moons as compared to the planets that are near to the earth. So Mars इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि Mars is the nearest to the sun. तो Mars को एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा आपके पास नेपच्यून, जुपिटर और सैटर्न। इसमें फिर आपको नॉलेज खेलना पड़ेगा। वैसे जो सबसे ज़्यादा है वो सैटर्न के पास है, और नेपच्यून भी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो नेपच्यून का जो मास है वो 1/6 ऑफ द मास ऑफ द सैटर्न है। ये नॉलेज बेसिस पे है। तो एक तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि मार्स तो नहीं होगा, एटलीस्ट अगर आपको मारना भी है तो नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न के बीच में कोई एक ऑप्शन पे आप क्लिक टिक कर सकते हैं। आंसर इज So friends, we have the last question of the geography, that we have 88th question, that is, in which of the following islands of India can you find the temperate forest called sholas। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है कि शोलास क्या होते हैं, तो अज्यूम करते हैं कि आपको शोलास के बारे में नहीं पता है। हमारे पास ऑप्शन देखिए, नीलगिरीज है, विंध्यास है, सतपुरास है, हिमालय है। आप एटलीस्ट किसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे? अगर मैं होता तो सबसे पहले एलिमिनेट मैं हिमालयस को करता, क्योंकि एक टेम्परेट फॉरेस्ट। आप कीवर्ड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है। एक तो हाईलैंड्स है, मतलब वो ऊंचाई पे होना चाहिए, ऊपर से टेम्परेट फॉरेस्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता इंग्लिश में, तो अगर आप हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में लिखा हुआ उच्च स्तर पे कौन सा इसमें हिमालय है, तो इसमें हाइट पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप हिमालयस पे गए, बट वी नो फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट, फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द हिस्ट्री, दैट द हिमालय फॉरेस्ट आर देयर इन द हिमालय रीजन। तो वहाँ पे तो हिमालय फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। टेम्परेट जो होता है वो ट्रॉपिकल और बोरियल क्लाइमेट के बीच में होता है, ये बेसिक नॉलेज है। बट आप अज्यूम कीजिए कि आपको इसके बारे में नहीं पता है, बट आप हिमालय एटलीस्ट नहीं मारेंगे, क्योंकि टेम्परेट और हिमालय फॉरेस्ट दोनों ऑपोजिट है, ये तो आप नहीं मारेंगे एटलीस्ट। आपके पास ऑप्शंस पता, सतपुरा, विंध्यास और नीलगिरीज। अब जो टेम्परेट फॉरेस्ट का आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिक होना चाहिए कि टेम्परेट फॉरेस्ट किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। वो ऐसे होते हैं जिसमें जो लीव्स होता है उनको काफ़ी ब्रॉड होता है, और लीव्स ब्रॉड इसलिए होता है क्योंकि जो स्नोफॉल होता है उस पर अगर गिरेगी तो स्नो को पास करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, अगर आपको बेसिक आइडिया भी पता हो, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होता है, और जो वेस्टर्न घाट्स में उसके ऊपर वाली हाइट पे होता है, हाइट्स पे होता है वो। ये नॉर्थ ईस्टर्न पे और ऊपर वाले हाइट्स पे होता है, सिर्फ दो रीजन में होता है। नीलगिरीज मान लीजिए आपको नहीं पता है इसमें, तो एटलीस्ट विंध्यास और सतपुरास तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तो नहीं है ना, तो आप ये ऑप्शन भी नहीं मारेंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो जो बचा आपके पास वो नीलगिरीज बचा। एक और ट्रिक आप लगा सकते हैं इसमें, अगर हाई लैंड्स पूछा है मतलब उसकी हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए। विंध्यास एंड सतपुरास बोथ एज कंपैरिजन दे आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द इंडिया। उसमें माउंटेन्स है जो कि काफ़ी हाइट्स पे हैं। कुछ माउंटेन जैसे धूपगढ़ हो गया, धौलागढ़ हो गया, बट द एंटायर रेंज ऑफ द विंध्यास एंड द सतपुरास इज लो एज कंपैरिजन टू द वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज हमारे जो कंट्री है उसकी टोपोग्राफी ही ऐसी है कि यहाँ से ब्रेक हुआ था, और इसलिए बहुत सारी रिवर्स इसमें जाके ईस्टर्न घाट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, बिकॉज यहाँ से एक ब्रेक हुआ था यहाँ पे हमारे एंशियंट टाइम में। तो ये हाइट पे है ज़्यादा, तो एज कंपैरिजन टू विंध्यास एंड सतपुरास ये हाइट पे है, मतलब ये क्वेश्चन हाईलैंड्स का है। हिमालयस नहीं थे, सतपुरास हाईलैंड्स पे नहीं है, विंध्यास नहीं है, तो बचा हमारे पास नीलगिरीज।
So these are few of the basic techniques that we can apply in a GS question, and it is a short glimpse of how we can attempt the paper. Okay, one more question I'll see. One question more is there, so I would like to show you how to solve this question. The question is 88 that the पिंकोज आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. आपने अज्यूम कीजिए कि आपको नहीं पता है कि पिंकोज क्या होते हैं, आपने कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है. आप ऑप्शन देखिए, ग्लेशियर और पेली ग्लेशियल, एओलियन एंड फ्यूगल. मान लीजिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, बट आप एटलीस्ट ये तो देख रहे हैं कि यूपीएससी आपको चाह रहा है या तो आप ग्लेशियल पे जाइए या तो पेरी ग्लेशियल पे. अब आपके पास इतना रिस्क फैक्टर होना चाहिए कि आप इसमें से किसको मारेंगे, क्योंकि 50% आप पहुँच चुके हैं. आपने इन दोनों को, अगर आप में रिस्क एपेटाइट है कि मुझे 50 मार्क्स लाने हैं जीएस में, सीडीएस में, या 45+ लाने हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये 2 एलिमिनेट किया है. और आपने ये 2 एलिमिनेट इसलिए किया हुआ है क्योंकि यूपीएससी में आपको ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि आप अगर सोचना भी है तो इन दोनों में सोचिए. अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बनाया, मेरे पास एक का आंसर है, मान लीजिए इसका आंसर ग्लेशियल है, वैसे इसका आंसर पेरी ग्लेशियल है. मान लीजिए मेरे पास ग्लेशियल आंसर पड़ा था, तो मैं ये चाहूँगा ना कि अगर कैंडिडेट कंफ्यूज हो कि ग्लेशियर है कि पेरी ग्लेशियर है, कि अगर उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी हो तो इन दोनों में कंफ्यूज हो, एटलीस्ट वो इसमें तो ना कंफ्यूज हो ना. क्योंकि अगर पता होता तो मैं डायरेक्ट एलिवेट मार के आगे बढ़ जाता, बट वो कुछ तो आपको दिमाग लगाने को बोलेगा. तो अगर दिमाग लगाने को बोलेगा वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो कंफ्यूज करेगा, उसको सिमिलर ऑप्शंस डालने पड़ेंगे. तो ग्लेशियल एंड पेरी ग्लेशियल आर दी सिमिलर ऑप्शंस. अगर आपको मारना है तो किसी एक में जाइए. ऑप्शन इज पेरी ग्लेशियल. तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 50-50 पे एटलीस्ट आप कैसे पहुँच सकते हैं. अगर आपको 25% पे नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आपको यही तो पता चल रहा है ना कि इसमें 2 नहीं हो सकते हैं, कोई एक होगा, तो आप इसको टिक कर सकते हैं. सो इन द फर्दर वीडियोज विल ऑल्सो कम विद न्यू टेक्निक्स of how to solve the history question, how to solve the polity question, and thank you.